बच्चों, क्रिएटिविटी की बात होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम क्या देखते हैं कि रचनाशीलता की कहीं कमी नहीं है। हम क्या देखते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहना होगा। अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमें अपने आप को एक्सपोज करना होगा इस हद तक कि हम एक अच्छी प्रस्तुति कर सकें अपनी सोसाइटी में। और जब हम अपने एक अच्छा गुड फिगर सोसाइटी में देना चाहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी हमें पॉजिटिव पाथ पे लेके जाती है। हमारी क्रिएटिविटी हमें क्या कहती है कि आप साइंस की भी हेल्प ले सकते हैं, आप मैथ्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आप लिटरेचर की भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। तो हम लिटरेचर की बात करते हैं, हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एस चंद्रशेखर सर की। जी हाँ, आज हम अपना ऐसे कवर कर रहे हैं, ऐसे पोर्शन में पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के विभिन्न प्रारूप, और इसी ऐसे का आज हम कर रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट कंटिन्यू बच्चों। लेकिन थर्ड पार्ट कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। फटाफट मेरे संग रिकॉल कर लें। एस चंद्रशेखर सर की हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी कि ये एक वर्सटाइल इमेज लिए हुए पर्सन है। इन्होंने न सिर्फ खगोलविद के रूप में, न सिर्फ हम कह सकते हैं मैथमेटिशियन के रूप में, न सिर्फ साइंटिस्ट के रूप में अपनी बातें रखी है, बट एज ए एसेइस्ट भी हम देखते हैं। एज एन एसेइस्ट इन्होंने प्रूव कर दिया है कि हर व्यक्ति एक क्रिएटिविटी लेके आता है, बशर्ते वह अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने, एक नया रचनात्मक काम करे। हमने बात की थी एस चंद्रशेखर सर की कि कैसे इनको अलग अलग नामों से सुशोभित किया गया, कई सारे इनके उपनाम दिए गए। हमने बात की एस चंद्रशेखर सर की कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड इनकी झोली में आया है। हमने बात की एस चंद्रशेखर सर की कि कैसे उन्होंने अपने हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और इसी पहचान को वो अपने ऐसे में भी प्रूव करते हैं, पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी में प्रूव करते हैं। वो कहते हैं कि साइंस एंड लिटरेचर ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री, पूरक होने चाहिए, ना कि विरोधाभासी होने चाहिए। इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स जैसे पोएट्स की बात रखी। ये दोनों ने क्या कहा? ये कहते हैं कि साइंस सही नहीं है, और प्रूव भी करके बताया कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही माँ की कब्र को खोदते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों को ढूंढते हैं, वनस्पति चीज़ों को, वनस्पति शास्त्र की चीज़ों को ढूंढते हैं, वो एग्जामिन करते हैं नई चीज़ों को, और इसके लिए कई बार तो वो एज अ मर्डरर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नई चीज़ों को डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करने के लिए वो उनका मर्डर तक कर देते हैं। तो इस हिसाब से वर्ड्सवर्थ और जो कीट्स हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, साइंस जो है वो नहीं होना चाहिए। साइंस ने तो हमारे नेचर से खिलवाड़ कर दिया है। साइंस कहीं ना कहीं हमारे नेचर को पॉइंट आउट करती रहती है, बार बार हमारी नेचर की जो चीज़ें हैं उनको ख़राब करती रहती है। अब किसी के कब्र को छेड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं है। आप क्या वनस्पति शास्त्र को खरीदने के लिए क्या चीज़ों को खोदते रहते हो, क्या मर्डर करते रहते हो? तो इस हिसाब से सर ने अलग अलग बातों से, अलग अलग लोगों के थॉट से इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की कि जो नेचर पोएट है साइंस के खिलाफ होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और कीट्स स्पेशली बहुत ही खिलाफ होते हैं, बट कहीं ना कहीं पीबी शैले जो हैं उनको प्रेज किया जाता है एस चंद्रशेखर सर के द्वारा, प्लस क्रिटिकल अप्रिशिएटर्स जो हैं उनके द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है कि नहीं, लिटरेचर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस एंड साइंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। और हमने देखा शैली ने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए पोएम्स को भी इस अनुसार लिखा कि वो साइंस की चीज़ों को लेते हुए अपने शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और एक नई रचना हम सबके सामने दे रहे हैं। तो यह नई रचना जो है वो कहीं ना कहीं पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी का एक विभिन्न अलग अलग पार्ट्स जो है उसका एक मेन पार्ट बन जाती है। हमने पार्ट सेकंड छोड़ा था, 2 एग्जाम्पल्स हमें दिए जा रहे थे। तो क्या 2 एग्जाम्पल दिए जा रहे थे, क्या प्रूव करना चाहते हैं हमारे ऐसे चंद्रशेखर सर? लेट्स सी इन आवर पार्ट थर्ड। होप आपके बुक्स आपके पास में हैं, आपका पेन आपके पास में, बिकॉज वी हैव वर्ड मीनिंग्स फॉर यू।
बच्चों बार बार हम आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास में वर्ड मीनिंग्स का खजाना होगा तो आपको चैप्टर रीडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स स्पेशली आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि जब आप सीन पैसेजेस में वर्ड मीनिंग्स खोजते हैं, या आपको कई बार जो अनसीन सीन पैसेजेस के नीचे एक खजाना मिलता है कि अरे इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, तो वहाँ पे भी हमारे वर्ड मीनिंग्स आपकी हेल्प करते हैं। सो देरी ना करें, हमारे साथ थर्ड पार्ट को एंजॉय करें एंड फील करें कैसे साइंस जो है वह लिटरेचर का कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे लिटरेचर जो है वह साइंस का कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल, हम एस चंद्रशेखर सर की बात कर रहे थे। एस चंद्रशेखर सर ने 2 एग्जाम्पल दिए थे, उसी में से जो पहला एग्जाम्पल है वो किसके बारे में है? क्लाउड्स के बारे में, बादलों के बारे में है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम हिज क्लाउड विच फ्यूजेस टुगेदर अ क्रिएटिव मैथ, a scientific monograph and a gay picaresque tale of clouds adventure। यहाँ पे बात की जा रही है पीबी शैले सर की। पीबी शैले सर का क्लाउड नाम की जो पोयम है उसको यहाँ पे लिया गया है और उसका एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि कैसे क्रिएटिव मिथ के लिए अलग अलग चीज़ों को बनाना पड़ता है, उन्हें फ्यूजिंग करना पड़ता है। एक साइंटिफिक मोनोग्राफ मीन्स अ राइटिंग ऑन अ टिपिकल सब्जेक्ट, किसी एक टिपिकल सब्जेक्ट के ऊपर आपको लिखना है, तो उसके लिए आप क्या क्या फ्यूजन्स, क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं। एंड अ गे पिकरस मीन्स fiction dealing with the adventures of rough and dishonest but appealing hero। किसी भी कहानी को बनाने के लिए टेल मीन्स एक ऐसी कहानी जो बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया गया है? क्लाउड एडवेंचर को, बादलों का जो एक अलग एडवेंचर होता है उसको इंक्लूड करते हुए पीबी शैले सर के जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करके बताया गया है। देखिए क्लाउड्स के बारे में पीबी शैले सर के विचार। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। पीबी शैले बादल के लिए कहते हैं, बादल जो हैं वह बेटी है किसकी? अर्थ एंड वाटर की, पृथ्वी एवं पानी की बेटी है क्लाउड्स। एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ हुआ है? आसमान में इनका पालन पोषण हुआ है। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ द ओशियन एंड द शोर्स, और ये क्या कहते हैं? मैं महासागरों से, नदियों से, झीलों से, उनके जो छिद्रों से पानी ले लेके डेवलप हुआ हूँ। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैंने अलग अलग रूप धर लिए हैं परंतु कभी भी मेरी मौत जो है, मेरी जो डेथ है वह कभी नहीं होती। इट्स ओके, मैं अलग अलग रूप में यहाँ पे ज़रूर मौजूद रहता हूँ। फॉर आफ्टर द रेन कैसे होता है? देखिए, व्हेन नेवर स्ट्रेन, बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में आपने एक भी पानी की बूंद, बाद में की बात कर रहे हैं, बारिश हो जाने के बाद में पानी की बूंद आपने ऊपर आसमान से वापस टपकती हुई कम ही देखी होगी। एकदम आसमान साफ हो जाता है। द पवेलियन ऑफ हेवन इज बेयर, स्वर्ग की अनुभूति का एहसास होता है हमें वहाँ पे। एंड द विंड्स एंड सनबीम्स विद देयर कॉन्वेक्स ग्लिम्स, कॉन्वेक्स आपको लेंसेज के बारे में पता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात की जा रही है। हैविंग अ सरफेस दैट कर्व्स आउटसाइड, उत्तल लेंस की तरह इसको कर्व की तरह बताया गया है कि कैसे बादल अपनी बात को रख रहे हैं कि जो विंड्स हैं और जो सूर्य की किरणें हैं वो एक तरह से उत्तल लेंस की तरह मेरी तरफ देख के एकदम आसमान को साफ कर रही हैं। बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर, और हवा का एक नीला सा झोंका चारों तरफ विस्तृत हो रहा है, बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा बारिश के बाद में हम सब कहते हैं अरे भैया मौसम खुशनुमा हो रहा है, पकोड़े बना लीजिए। तो ये जो पकोड़े बन रहे हैं ये इन बादलों की वजह से बन रहे हैं। पकोड़े जो बन रहे हैं वो बादलों की क्रिएटिविटी की वजह से बन रहे हैं। तो हम पकोड़ों का एक एग्जाम्पल, अलग बात है बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे ब्लू डोम ऑफ एयर है वह डेवलप होता है। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सीनोटाइप। अब यहाँ पे आई कौन है बच्चों? यहाँ पे क्लाउड्स की बात की जा रही है।
बादल की बात की जा रही है। जो बादल है वो एकदम शांति से मुस्कुराते हैं। किसके लिए? एट माई ओन सीनोटेप। सीनोटेप का मतलब होता है ए मेमोरियल, एक तरह से स्मारक या मकबरा जो होता है। बादल कह भी देते हैं कि इन द लास्ट मैं मरूंगा तो नहीं, अलग अलग रूपों में आपके सामने आता रहूँगा, बट जो मेरा मकबरा है उस पर मैं साइलेंटली मुस्कुराता भी रहता हूँ। एंड आउट ऑफ द कैवर्न्स ऑफ रेन, और बादलों की जो बारिशें हैं उन बारिशों से बाहर आकर भी मेरी एक अलग ही मुस्कुराहट दिखाई देती है। कैसी मुस्कुराहट बच्चों? देखिए, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वॉर्म, जैसे कि वॉर्म से, गहराई से छोटा सा बच्चा निकल के आता है अपनी माँ के गर्भ से, तो वो जो मुस्कुराहट है वह मुस्कुराहट मेरी मुस्कुराहट है। लाइक अ गॉस्ट फ्रॉम द टॉम्ब, और किसी टॉम्ब के अंदर से, कब्र के अंदर से किसी भूत प्रेत का मुस्कुराना, वह भी तो एक अलग ही डरावना एहसास भले करा दे। आपने देखा बादल कई बार आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज़ गर्जना करते हैं और कहीं पे बिजली भी गिर जाती है। उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है, आई अराइज एंड अनबिल्ड इट अगेन। लेकिन क्या कहते हैं, मैं इन सबको, जो मैं बिखर गया हूँ, मैं वापस अपने आप को समेटता हूँ। बादल की बात कर रहे हैं बच्चों, बादल अपने आप को वापस समेटते हैं और अपने आप को वापस अनबिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो यह पॉइंट्स थे पीबी शैले सर के। अब सेकंड एग्जाम्पल हमें एक और बताया जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक नया पॉइंट हमारे सामने रखा जा रहा है। लेट्स सी, द सेकंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम प्रोमीथियस अनबाउंड। ये एक अलग पोएम है, इसके बारे में बताया जा रहा है, विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड सर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं देखिए, the greatest expression evergreen to humanity's desire for intellectual light एंड स्पिरिचुअल लिबर्टी। यहाँ पे प्रोमीथियस अनबाउंड से जब सर अपनी बात लेके आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एक अलग ही तरह का बहुत ही अच्छा रोमांचकारी जो एक्सप्रेशन दिया जाता है, वो एक्सप्रेशन ह्यूमनिटी डिज़ायर्स, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो अलग अलग, हम कहते हैं ना ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, इसके लिए इंटेलेक्चुअल लाइट और कहीं ना कहीं अध्यात्म की आज़ादी का अनुभव होना चाहिए। आप एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करिए बच्चों कि कैसे लिटरेचर को लिया जा रहा है, बट साइंस को भी उसमें बराबर लेके अपनी बात को प्रमुखता से रखा जा रहा है। द लाइटनिंग इज हिज स्लेव, हेवंस एटमोस्ट डीप। देखिए ये लाइनें पोएम की कि जो लाइटनिंग है वो उसकी गुलाम बन गई है। स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम। हेवंस एटमोस्ट डीप, और स्वर्ग की एकदम गहराई का एहसास वहाँ पे कराया जा रहा है कि कैसे स्वर्ग की जो चीज़ें हैं वह एक अलग ही हमें उत्साह, प्रफुल्लता देती है। हम कहते भी हैं कि जो मृत आत्मा है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अभी तक एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि स्वर्ग और नर्क हम सब ने नहीं देखा, बट हमने अपने फोर फादर से, हमने अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर के द्वारा जो भी टेल्स एटसेट्रा सुनी है उसके अनुसार हम स्वर्ग को, हेवन को अच्छा मानते हैं, है ना। पैराडाइज लॉस्ट जो है, जॉन मिल्टन की जो एक एपिसोड है अलग अलग, उसमें जो 8 पार्ट्स में उन्होंने कवरअप किया पैराडाइज लॉस्ट को, वहाँ भी उन्होंने हेवन की और हेल की बातें की है। gives up her stars and like a flock of sheep, और क्या कहते हैं, जो असंख्य सितारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं, और जैसे शिप्स का एक फ्लॉक होता है, फ्लॉक मीन्स झुंड, जैसे भेड़ों का एक झुंड होता है, जैसे बहुत सारे सितारों की संख्याएं होती है। तो यहाँ पे देखिए साइंस का यूज़ किया जा रहा है पोएट्री में। लेट्स सी, मेन थीम हमारा इसीलिए यहाँ पे लेके आया है कि देखिए साइंस का कैसे पोएट्री में यूज़ हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमें किसका एहसास करवा रही हैं बच्चों, हमें हेवन का एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। दे पास बिफोर हिज आई आर नंबर्ड एंड रोल ऑन, और कहते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, स्टार्स, फ्लॉक ऑफ शिप्स, ये सब मेरी नज़रों से
आगे ऐसे चल रहा है, एक रील की तरह चल रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये जो फिल्म है वो रोल ऑन होती जा रही है, चलती ही जा रही है। द टेम्पेस्ट इज हिज स्ट्रीट, ही स्ट्राइड्स द एयर। बच्चों यहाँ स्ट्राइड्स का मीनिंग है एक तरह की छलांग लगाना, और ऐसे लग रहा था कि मेरी जो कहीं ना कहीं एक पूरे वातावरण को देखने के बाद में मेरी जो खुशियाँ हैं वो एक तरह से छलांग लगाकर हवा में तैर रही हैं। इट मीन्स एक अनुभूति कर रही है, एक बातें बताई जा रही है कि कैसे खुशियाँ जो है वो कितना अच्छा हमें एहसास कराती हैं। एंड द एबी शाउट्स फ्रॉम हर डेप्थ लेड बेयर, और कई बार जो एक अलग तरह का चिल्लाना होता है उससे भी हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर डेप्थ लेयर लेड बेयर, यहाँ पे मतलब है कि कैसे उनकी जो एकदम गहराई तक की हम अनुभूति यहाँ पे कर पाते हैं। हेवन हैज़ दाउ सीक्रेट्स, हम क्या देखते हैं स्वर्ग, स्वर्ग में इतने अलग अलग गहराई से इतने राज हैं क्या। मैन अनविल्स मी आई हैव नन, जो इंसान है उसने उसके ऊपर से भी पर्दा हटाने की कोशिश की है। आई हैव नन, और अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इट मीन साइंस को प्रूव करते हुए अपनी पोएट्री को डेवलप किया गया है। एक और बात यहाँ पे की गई है, देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं शैले की, हमने एक अलग पोएम और कर ली है बाउंडनेस वाली, तो हम कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और किड्स की हमने पहले पार्ट में किया, देन यहाँ पे शैले की बात कर रहे हैं। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं, या हमारे जो एसेइस्ट हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि अरे कम्प्लीमेंट्री के रूप में आप रहिए, कॉम्पिटिटर के रूप में आप बिल्कुल भी मत रहिए। लेट मी टर्न टू अ स्लाइटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, और बोले कि ये मैंने आपको सिर्फ नेचर के बारे में बता दिया, ऐसे पोइट्स के बारे में बता दिया जो साइंटिस्ट इरा को फेवर नहीं करते हैं, और शैली जैसे पोइट के बारे में बता दिया जो विद साइंस अपनी बात को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे एक और कह रहे हैं कि मैं स्लाइटली डिफरेंट एस्पेक्ट को भी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। वॉट आर वी मेक ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत हम सबके सामने है। तो चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिए, अब उनके बारे में एस चंद्रशेखर सर जो हैं वो अपनी बात को प्रोमिनेंटली रख रहे हैं। अप टू द एज ऑफ 30 और बियॉन्ड इट, पोएट्री ऑफ मैनी काइंड सच एज द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, ग्रे, बायरन, वर्ड्सवर्थ, श्री कॉलरेज एंड पी.बी. शैले गेव मी ग्रेट प्लेजर। यहाँ पे साइंस की बात करने के बाद में वापस लिटरेचर की बात करते हुए एस चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 30 साल की एज तक था तो मैं अलग ही तरह की पोएट्री, कई तरह की पोएट्री को मैंने रीड आउट किया था, जिसमें मैंने अलग अलग लोगों के अलग अलग पोएट्स के काम देखे, जिसमें शामिल कौन कौन है बच्चों, मिल्टन शामिल है, ग्रे शामिल है, बायरन शामिल है। और बायरन के आपने एक पोएम पढ़ी होगी बच्चों, लटों के ऊपर, बालों की लटों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी पोएट्री कर दी थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ की तो नो डाउट हम बात करते ही करते हैं। श्री कॉलरेज सर और पी.बी. शैले सर की हमने बात की यहाँ पे। और कहीं ना कहीं एस चंद्रशेखर क्या कहते हैं कि मुझे एक अलग ही तरह का खुशी मिली, एक अलग ही तरह का मैंने सुखद अनुभव लिया। एंड इवन एज ए स्कूल बॉय आई टुक इंटेंस डिलाइट इन शेक्सपियर। और वापस याद करते हैं अपने स्कूल के, अपने बचपन के दिन, और बताते हैं कि मैंने शेक्सपियर सर के जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं, जो ऐतिहासिक नाटक हैं, उनको भी रीड आउट किया था अपने स्कूल के दिनों में। तो यहाँ पे कई चीज़ों को रखते हुए ऐसे को डेवलप किया जा रहा है। I have also said that formerly pictures gave me considerable and music very great delight। और इसके अलावा लिटरेचर की बात करने के बाद में और क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह की जो पिक्चर्स हैं या फिर जो म्यूज़िक है वह मुझे एक अलग ही तरह का आनंद देता है, म्यूज़िक मुझे एक अलग ही अनुभूति कराता है। बट नाउ फॉर मैनी ईयर्स, परंतु हम क्या देखते हैं, कई साल बीत गए हैं, कई समय बीत गया है, जो पोएट हैं वो तो कर ही रहे हैं अपना काम, लेकिन एस चंद्रशेखर सर की जो इनर फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दुखी के रूप में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं देखिए,
आई कैन नॉट एंड्योर टू रीड अ लाइन ऑफ पोएट्री, कि भैया मैं पोएट्री की लाइनों को ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है. आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर एंड फाउंड इट सो इंटॉलरेबली डल दैट इट नॉसिटेड मी. और कहते हैं कि मैंने शेक्सपियर सर को रीड आउट किया, मैं शेक्सपियर सर के बारे में ट्राई कर रहा था और मैंने क्या फाउंड किया, इनटॉलरेबली डल पोजीशन में आ गया हूँ मैं, और कई बार नॉसिटेड भी हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में भी आ गया हूँ. आई हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट माई टेस्ट फॉर पिक्चर्स और म्यूज़िक, और मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अब मैं पिक्चर्स को देखने में, पिक्चर्स को बनाने में, म्यूज़िक सुनने में जो मैं आनंद ले रहा था, मैं कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को भी भूल रहा हूँ. इट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होइए, पर इतने मत होइए कि अपने जो खुद के जो शौक़ हैं, हम हॉबी कहते हैं ना, आप स्कूलों में हैं, आपको आपके टीचर्स कहते हैं व्हाट इज़ योर हॉबी, तो कई लोग तो कई चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, हॉर्स राइडिंग, या फिर हम क्या कहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में. आजकल ज़्यादातर बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो वो स्पोर्ट्स को एज अ हॉबी लेते हैं. My mind seems to have become a kind of machine of grinding general laws out of large collections of facts. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि अब जो मेरा दिमाग है वो एक ग्राइंडिंग मशीन की तरह हो गया है, एक जनरल लॉज के बारे में अपने विचार दे रहा है, एक लार्ज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. कोई भी चीज़ है वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, उन्हीं तथ्यों के ऊपर आधारित ही मेरे दिमाग में भी मशीन की तरह विचार आ जाते हैं. और बट वाई दिस शुड हैव caused the atrophy of that part of the brain alone on which the higher taste depends, I cannot conceive. और यहाँ पे वापस अपनी बात को प्रूव करते हुए क्या कहते हैं, परंतु मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि why this should have caused the atrophy of that part of the brain. हमारा जो ब्रेन का एक हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो हमारी खुशियाँ, हमारे शौक़ पूरे करने का होता है, वह क्यों खाली, क्यों अकेलापन फील कर रहा है. ऑन विच द हाइट, जिसमें हमारे ज़िंदगी के अच्छे अच्छे सुखद पलों को हम समावेश करना चाहते हैं, वह सुखद पल हमें जो एक ब्रेन का हिस्सा है वह मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों नहीं आने दे रहा है. आई कैन नॉट कंसीव. और मेरे को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फील भी है, इस चीज़ का मुझे दुख भी है कि मैं अपना जो एक हॉबी वाला पार्ट है, उस हॉबी वाले पार्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हॉबी वाले पार्ट पे अपने आप को कमांड नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये मुझे कहीं ना कहीं पिंच भी कर रहा है. और कंसिडर दिस, अब फैराडे की बात चल रही है यहाँ पे, और कंसिडर दिस, फैराडे डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एक डिस्कवरी की थी. देखिए क्या है, having both electrical characteristics and the ability to attract the metal object. विद्युत चुंबक, चुंबक की आपने बात सुनी होगी, तो चुंबक के ऊपर फैराडे ने काम किया था कि कैसे जो मेटल्स की चीज़ें हैं उसको मैग्नेट जो है इजीली पकड़ लेती है, तो उसके ऊपर डिस्कवरी की थी. और हम क्या कहते हैं, एंड हिज डिस्कवरीज लेड हिम टू फॉर्मुलेट कंसेप्ट सच एज लाइन्स ऑफ फोर्स एंड फील्ड्स ऑफ फोर्स. और इन्होंने बात की, अपने कंसेप्ट रखे फैराडे ने किस किस के बारे में, लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में, बल का सिद्धांत के ऊपर रखा, फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत रखे, विच वर फॉरेन टू द प्रीवेलिंग मोड्स ऑफ थॉट्स. और हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं थॉट्स को प्रिवेल करने के ऊपर, थॉट्स को, विचारों को एक नई श्रृंखला देने के ऊपर हम वापस यहाँ पे बात करते हैं. तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं. क्या क्या है देखिए, देवर इन फैक्ट लुक्ड एस्केंस. एस्केंस क्या होता है बच्चों, देखिए एस्केंस मीन्स डाउटफुली, किसी चीज़ को संदेह के रूप में देखना. तो यहाँ पे संदेह के रूप में जो इनका जो एक डिस्कवरी है, इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, इन्होंने जो खोज की थी, एक कंसेप्ट दिया था, उसके ऊपर लोग डाउटफुली देखने लग गए हैं बाय मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज. और उसके जो समकालीन जो लोग थे,
फैराडे के समकालीन लोग थे, वो इसके इस जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने खोजा था उसके ऊपर एक संदेह की दृष्टि देख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपने जो डेवलपमेंट किया उसका सही ट्रैक ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे कंटेम्प्रेरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें अपोज कर रहे थे, डाउटफुली इनके वर्क को देखा जा रहा था। बट अगर हम फैराडे के आइडियाज़ को देखते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, बट ऑफ फैराडेज आइडियाज़ मैक्सवेल रोट विथ प्रोफेटिक डिसर्नमेंट। मैक्सवेल जो हैं वो एक डिसर्नमेंट मीन्स एक विवेकशीलता, एक अच्छे जजमेंट के बाद में क्या करते हैं, मैक्सवेल जो है वो इनके बारे में लिखते हैं, इनकी बातों को बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ों को इन्होंने फैराडे ने इंक्लूड करके अपनी बातों को रखा था। The way in which Faraday made use of his ideas of the line of force in coordinating the phenomena of electromagnetic induction shows him to have been in reality। हम क्या देखते हैं कि फैराडे सर ने लाइन ऑफ फोर्स और उसके साथ ही एक और फिनोमिना दिया था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इनको लेके इन्होंने अपना बात रखी थी, इनको लेके अपनी बातों को प्रूव किया था। और रियलिटी क्या थी, अ मैथमेटिशियन ऑफ ए वेरी हाई ऑर्डर, एक जो मैथमेटिशियन है जो बहुत ही अच्छी रैंक रखते हैं, वन फ्रॉम whom the mathematicians of the future may derive valuable and fertile methods। अब यहाँ पे हमने पहले साइंस की बात की, उससे पहले हमने पोएट्री की बात की, उससे पहले हमने नेचर पोएट्री की बात की। तो अब क्या कहा जा रहा है कि एज अ मैथमेटिशियन हम क्या देखते हैं कि बहुत ही हाई ऑर्डर के काम चल रहे हैं। मैथमेटिशियंस हैं जो फ्यूचर के बारे में हमें बता रहे हैं, वो क्या करते हैं, वैल्यूएबल और फर्टाइल मेथड से किसी भी डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि मैथ्स में तो ये है कि एज्यूम कर लो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मान निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो मैथ्स पढ़ रहा है उस पर्सन से पूछो कि एज एन मैथमेटिशियन वो कितना अच्छा रोल अदा कर रहा है। वी आर प्रोबेबली इग्नोरेंट even of the name of the science which will be developed out of the materials we are now collecting। और क्या कहा जा रहा है कि हम तो इग्नोर ही हो गए हैं, हम तो इस चीज़ से बिल्कुल इग्नोरेंट फील करते हैं कि ये जो नेम ऑफ साइंस के बारे में बात की जा रही है, जिसको एक मटेरियल्स के लिए जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, वी आर कलेक्टिंग, हम अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। व्हेन द ग्रेट फिलोसोफर नेक्स्ट आफ्टर फैराडे मेक्स हिज अपीयरेंस, एक और फिलोसोफर हैं जो फैराडे के बाद में आए थे और उन्होंने फैराडे के बातों को देख के, फैराडे के वर्क को देख के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड येट when Gladstone, then the chancellor of the, interrupted Faraday in his description of his work on electricity by the impatient inquiry। हम क्या देखते हैं इसके अलावा, ग्लैडस्टोन और कौन, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, ये भी क्या कर रहे हैं, ये फैराडे के वर्क के बारे में कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं। वो उनके जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उनका जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। बट आफ्टर ऑल व्हाट यूज़ इज़ इट, अब भैया आप इंक्वायरी कर लें, आप कुछ भी कर लें, पर इसका यूज़ क्या है, क्या आप इससे निकालना चाहते हैं, क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। तो यही बात उभर कर सामने आ रही है कि साइंस है, साइंस चीज़ों को प्रूव करती है। तो जो लिटरेचर पोर्शन है वह भी तो साइंस को लेके अपनी सृजनशीलता रखता है और यही पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी में आता है। तो बच्चों पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम मैथमेटिशियन की बात कर रहे हैं, और क्या क्या कंक्लूड करेंगे हम, और किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे इसी पार्ट में, जिसको हम लेके आएंगे यहाँ पे कवरअप करते हुए, इसको शामिल करते हुए नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 4 होगा, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारा जो चैप्टर है एस चंद्रशेखर सर ने जो अपने वर्ड्स रखे हैं, अलग अलग लोगों के, प्रोमिनेंट राइटर्स के वर्ड्स को इंक्लूड करते हुए अपनी बातों को प्रूव किया है, तो वो एक कहीं ना कहीं अलग ही रचनाशीलता के संसार में हमें लेके जाएगी, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही वे हम सबके सामने रखेगी। और होप, मैं तो एक ही आशा करती हूँ बच्चों कि आप भी
कहीं ना कहीं सृजनशीलता कर रहे हैं। आपके स्कूलों में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल इंस्पायर अवार्ड है। इंस्पायर अवार्ड क्या है? वह भी तो क्रिएटिविटी के लिए आपको मौका देता है। तो यहाँ पे हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, इंस्पिरेशन की बात करते हैं, तो कई चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। कई चीज़ें जो है वो हमें नई खोजों की तरफ ले जाती है। कवि उसको अलग नज़रिए से देख रहे हैं, साइंटिस्ट अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हमारे एस चंद्रशेखर सर का नज़रिया होगा, कैसे चैप्टर में और क्या क्या बातें इंक्लूड होगी, यही सब बात करेंगे हम हमारे पार्ट 4 में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।